सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अमेरिकी नौसेना की पहली महिला चीफ ये कौन बनेंगी। तो आंसर होगा इसका तो लीसा फ्रेंचेटी। अच्छा, ये वो लीसा नहीं है जो अभी उड़ीसा में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर आई है, उसका नाम लीसा है, पता है ना वो तो। और ये वो चेट्टी भी नहीं है जो हमारी मूवी वाला रजनीकांत वाला चेट्टी है, ये है लीसा फ्रेंचेटी। तो इस तरह से आपको ये नाम याद रह जाएगा। तो अभी अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने एडमिरल लीसा फ्रेंचेटी को नौसेना के शीर्ष अधिकारी के रूप में चुना है और इस तरह से वे अमेरिकी नौसेना के इतिहास में इस पद को संभालने वाली पहली महिला होंगी। वे अभी तक अमेरिकी नौसेना की उप प्रमुख हैं, तो इनका नाम ध्यान रखना। अभी उन्होंने बोला है ऐसा, मतलब अभी इन्होंने शपथ नहीं ली है। जैसे ही ये शपथ लेती हैं तो उसके बाद ये अमेरिकी नौसेना की पहली महिला चीफ बन जाएंगी। लीसा फ्रेंचेटी इनका नाम है। अच्छा, मिशेल बुलॉक का नाम आपने सुना था, अभी हमने पढ़ा था, ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर बनी है। क्रिस्टिना कोच आप जानते ही हो, आर्टेमिस मिशन के तहत चांद पर जाने वाली पहली महिला होंगी ये क्रिस्टिना कोच। और सेलेस्टे साउलू का नाम भी आपने जरूर सुना होगा। यह भी विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल बनी थी। अच्छा, सुरेखा यादव का नाम आपने सुना है, ये वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी थी। और नंदिनी गुप्ता, ये तो अभी मिस इंडिया 2023 का खिताब इन्होंने जीता, ये कोटा राजस्थान से हैं। एक दीपिका मिश्रा का नाम भी सुना होगा, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी हैं ये, जिन्हें अभी वीरता पुरस्कार मिला था। और कैप्टन शिवा चौहान नाम आपने सुना होगा, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी ये बनी थी। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का 54वां जिला किसे घोषित किया गया। तो आंसर होगा नागदा। तो अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की है कि नागदा बनेगा मध्य प्रदेश का 54वां जिला। किससे अलग होके बनेगा? उज्जैन से। अभी इन्होंने घोषणा की है, अभी बना नहीं है। लेकिन हमने पढ़ा था कुछ दिनों पहले, अभी मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा बन गया? मऊगंज बन गया। वो रीवा से अलग होकर के बना था। और जिलों की बात है तो राजस्थान सरकार ने तो बमबारी कर दी है, बारिश कर दी है, 19 नए जिले बना दिए अभी। तो इस तरह से राजस्थान में टोटल 50 जिले हो चुके हैं और 3 नए संभाग बने थे, पहले 7 थे, तो अब टोटल हो गए हैं 10 संभाग। अच्छा, इसी तरह से कुछ जिले, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स अभी न्यूज़ में थे आपके करंट अफेयर्स में। मैं एक एक करके आपके सामने उनको लेकर के आता हूँ, आप पहचानना, आप बताना कि उन जिलों को आपने कहाँ पढ़ा था, वो क्यों न्यूज़ में थे। थोड़े से आपके दिमाग की एक्सरसाइज करवाते हैं। कोल्लम जिला, केरल का कोल्लम जिला, यह आपने पढ़ा था अभी, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना। अच्छा, उल्टा प्रश्न मैं पूछता हूँ, मैं प्रश्न पूछता हूँ, उत्तर आप करना है ना। चलो दूसरा प्रश्न लेते हैं। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना था? ऊपर मैंने पूछा भारत का पहला संविधान साक्षर जिला, वो तो केरल का कोल्लम हो गया। अभी पूछ रहा हूं भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना था? तो फिर आंसर होगा मध्य प्रदेश का मंडला जिला। एक और प्रश्न लो, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो इसके तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना था? सांबा जिला। ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। अच्छा, ये बताओ कि देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना था? तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला बना था। अच्छा, यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आपका कि भारत का एकमात्र बताओ कौन सा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मान सकते हो आप इसे। तो इसका तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला। अब वो कौन कौन से 4 जिले हैं, अब वो कौन कौन से 4 राज्य हैं जिससे इसकी सीमा लगती है? तो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब एक होमवर्क प्रश्न आपके लिए आ रहा है, ध्यान से सुनना। एक जामताड़ा जिला आपने सुना है? तो उसी से रिलेटेड ये प्रश्न होगा मेरा। बताओ ये जामताड़ा जिला किस राज्य का है जो कि हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना था? इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, मैं कई बार इस प्रश्न को आपको बता चुका हूं, अगर डेली आप हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो। ये होमवर्क प्रश्न हो गया आपका। अब बात मध्य प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। देखो, इसकी कैपिटल भोपाल है। आप जानते हो भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक भोपाल में बना है। मुख्यमंत्री हो गए शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। वैसे आपको बताएं, देश के पहले ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकेडमी ये कहाँ पे खोली जाएगी? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के भोपाल में।
और तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। अभी मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू की थी मध्य प्रदेश ने। अच्छा, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में टॉप पे रहा मध्य प्रदेश, और जिला श्रेणी में उड़ीसा का गंजम जिला टॉप पे था। चलो यूं बताओ, कौन सा शहर मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर, सोलर सिटी बनेगा? और ये मध्य प्रदेश का तो पहला होगा और देश का दूसरा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सांची की। बांधवगढ़ नेशनल पार्क अभी न्यूज में था, ये मध्य प्रदेश में है। अभी 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ था इंदौर में, जहां पे चीफ गेस्ट कौन थे? गुयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान। अभी मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला था, याद है? उसके अलावा मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला। तो मध्य प्रदेश की मुरैना की गजक को जीआई टैग मिला था। अभी भोजताल झील ये मध्य प्रदेश में है। साख्या सागर झील भी आपको यहाँ पे मिलेगी। अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण हुआ था मध्य प्रदेश में हुआ था, उसको महाराष्ट्र ने जीता, मतलब पहले स्थान पे महाराष्ट्र था। और आप जानते हो डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला भारत का पहला शहर इंदौर बना। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन ये इंदौर में ही किया गया। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको बताए मध्य प्रदेश से, मैंने इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए कि जुलाई 2023 में विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा चेक गणराज्य यानी कि चेक रिपब्लिक में। तो चेक रिपब्लिक के पिल्सेन में विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। इसमें भारत ने टोटल 3 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 1 ब्रोंज है। और इस चैंपियनशिप में भारत का पहला गोल्ड आया है, मतलब पहली बार हमने इस चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न भी, और जिसने गोल्ड जीता है उनका नाम भी। तो ये जो गोल्ड आया ये मिक्स्ड इवेंट में आया है। तो सरिता और राकेश कुमार ने ये गोल्ड जीता है, और इस भारतीय जोड़ी ने ब्राज़ील को हराया फाइनल में। तो इतना आपको याद रखना है। ये चैंपियनशिप का नाम कौन सी है? विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप कहाँ हुई? चेक रिपब्लिक में। भारत ने 3 मेडल जीते, एक आए तीनों के तीनों, और गोल्ड पहली बार आया। किसने जीता? सरिता और राकेश कुमार ने मिक्स्ड इवेंट में जीता है गोल्ड। अच्छा, इस प्रश्न में एक और प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन मैं उसको यहाँ नहीं करा रहा हूँ, उसके लिए मैं अलग से एक क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि वो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि हम जो ये करंट अफेयर्स लेकर के आते हैं, इसमें जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ उनकी क्विज बना करके मैं आपकी डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स में प्रोवाइड कराता हूँ, ताकि आप इनका रिवीजन कर सकें। बार बार आपको रजिस्टर या वीडियो खोलने की ज़रूरत नहीं पड़े। क्विज लगाओ, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड और मेमोरी बढ़ेगी, इनको याद रखने की क्षमता बढ़ेगी। तो वो प्रश्न मैं चाहता हूँ क्विज में आए, इसलिए उसको मैं अलग से लेकर के आ रहा हूँ। बाकी एक और मैं आपको पॉइंट याद दिला दूँ, अभी वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई भारत में, उसमें भारत ने 4 गोल्ड जीते थे। नीतू घनघस ने, एक स्वीटी बुर्रा ने, एक निखत जरीन ने और एक लवलीना बोरगोहेन ने। तो वो नाम भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, हाल ही में कोरिया ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। तो कोरिया ओपन 2023 की बात हो रही है, जिसको जीत लिया है भारतीय जोड़ी ने। वर्ल्ड नंबर 1 जोड़ी को हराया, जो कि इंडोनेशिया की जोड़ी थी। उनके नाम याद नहीं रखने हैं, बस मैंने आपको बता दिया किसको हराया, इंडोनेशियाई जोड़ी को हराया है भारतीय जोड़ी ने। भारतीय जोड़ी में कौन कौन है? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। तो जो काम की बात है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो तो यही है। अब यहाँ पे भी हम रुकेंगे नहीं, मैं आपको यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं ना अभी बैडमिंटन से संबंधित, वो सारे आपको यहाँ पे रिवाइज कराने वाला हूँ। तो अपने क्रिक एग्जाम चैनल की यही खास बात है, यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ जो उससे संबंधित स्टैटिक बन सकते हैं वो भी मैं आपको कराता हूँ, और उससे संबंधित जो आपके करंट अफेयर्स में आपने प्रश्न पढ़े होंगे उनका भी मैं आपको साथ के साथ रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि पहले तो हम बात करें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, इसका हेडक्वार्टर याद रखना कुआलालंपुर मलेशिया में है। अभी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा, क्योंकि अभी इन्होंने इंडोनेशिया ओपन और स्विस ओपन का खिताब भी जीता था। और अगर आपसे पूछे ना कि पिछले साल 2022 में बैडमिंटन में किसने फ्रेंच ओपन सुपर 750 टाइटल ये जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बनी थी, तो भी आंसर होगा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी।
बाकी अभी मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब ये एच.एस. प्रणय ने जीता था और ये खिताब जीतने वाले ये तीसरे भारतीय बने थे साइना नेहवाल और पीवी सिंधु के बाद। बाकी अभी कनाडा ओपन ये जीता लक्ष्य सेन ने। ऑर्लियंस ओपन का खिताब जीता था प्रियांशु राजावत ने। और एक सुधीरमन कप भी याद रखना, पहले तो ये याद रखना सुधीरमन कप का संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से है। अभी 2023 में ये चाइना में हुआ था, इसको चाइना ने जीता साउथ कोरिया को हरा के। और एक और प्रश्न बनेगा कि 2025 वाला सुधीरमन कप कहाँ पे होगा, तो स्पेन में होगा। और अभी इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जिसको ही आप कहते हो योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 वाले की बात कर रहा हूँ, इसमें मेन सिंगल टाइटल जीता है कुनलावुत ने, ये थाईलैंड के हैं। और वुमेन सिंगल का टाइटल जीता आन सी योंग, ये साउथ कोरिया की है। और पिछले साल जो हुआ था ना 2022 वाला, उसमें मेन सिंगल का टाइटल लक्ष्य सेन ने जीता था। इस इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो बैडमिंटन से संबंधित कितने सारे प्रश्न हमने पढ़े, वो मैंने आपको सारे एक बार में रिवाइज करवा दिए, ध्यान रखना इनको। बढ़ते हैं आगे। और हाँ, जो डेली करंट अफेयर्स हमारा देखते हैं उनको पता है, वीडियो के लास्ट में फटाफट सीरीज में लेकर के आया हूँ जिसमें करंट अफेयर से संबंधित टॉपिक वाइज मैं डेली आपको 10 क्वेश्चन रिवाइज कराता हूँ। और वो भी टॉपिक वाइज, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, रैंडमली कुछ भी नहीं, टॉपिक वाइज रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि मिलिट्री एक्सरसाइज के हैं तो 10 आपके मिलिट्री एक्सरसाइज के प्रश्न होंगे उसमें, समिट्स के हैं सम्मेलन के तो वही प्रश्न होंगे, अवार्ड्स के हैं तो वो होंगे, बैंकिंग के हैं तो वो होंगे। तो आज कुछ स्पेशल लेकर के आया हूँ, अब उसे स्टैटिक समझ लो, करंट अफेयर समझ लो। और मैं आपको रिवीजन करवाने से पहले आपका चेकअप जरूर करता हूँ, यानी कि आपका टेस्ट जरूर लेता हूँ। तो देखते हैं आज आप कितना स्कोर कर पाते हो। और ये जो टॉपिक होगा, वैसे तो आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, जनगणना से संबंधित टॉपिक है, यानी कि 10 साल पुराना, 10-12 साल पुराना टॉपिक है। देखते हैं फिर भी आप कितना स्कोर कर पाते हो उसमें, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, ताकि इसी तरह से इंटरेस्टिंग चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूं, मेरे को भी मजा आए आप लोगों के लिए काम करने में। तो शेयर करना तो बनता है, जरूर करना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान को मान्यता देने वाला पहला जन्म प्रमाण पत्र जारी किया, तो आंसर होगा राजस्थान। तो ये अपनी तरह का पहला मामला है जब जयपुर ग्रेटर नगर निगम के द्वारा एक ट्रांसजेंडर को जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया। तो अभी जयपुर की नूर शेखावत को राजस्थान का पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है। मतलब अब महिलाओं और पुरुषों के जन्म रिकॉर्ड के साथ साथ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के जन्म रिकॉर्ड अब निगम के पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। तो ये आप याद रखना। अच्छा, ट्रांसजेंडर से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका आपने पढ़ा था अभी, पहले मैं आपसे पूछूंगा कि लातविया के अभी पहले समलैंगिक राष्ट्रपति कौन बने थे। अच्छा, ये प्रश्न मुझे उल्टा पूछना चाहिए था कि एडगर रिंकेविक्स ये भी किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने, तो आंसर होगा लातविया। अच्छा चलो, यहीं से एक और प्रश्न बन जाता है। ये जो एडगर रिंकेविक्स हैं, इनका नाम अभी एक और कारण से न्यूज़ में था, अभी एक और जगह कुछ बने हैं, ये बताओ क्या बने हैं। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया, तो आंसर होगा इटली। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इटली ने भारतीय सैनिकों के योगदान का सम्मान किया है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इतालवी अभियान में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि के रूप में इटली में एक स्मारक का अनावरण किया गया। ये स्मारक एक जीवित धूप घड़ी के रूप में है और स्मारक का आदर्श वाक्य क्या है, ओमाइंस सब इओडेम सोल। अब आप कहोगे कि भैया ये क्या है, तो इसका अर्थ हो गया हम सभी एक ही सूर्य के नीचे रहते हैं। इसके अलावा नाइक यशवंत घाड़गे के सम्मान में वीसी यशवंत घाड़गे सुंदियाल मेमोरियल का अनावरण भी किया गया। किसने किया ये? इटली ने किया। इटली की कैपिटल क्या है? रोम है। और रोम किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर नदी के किनारे। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी आपको रोम इटली में मिलेगा, ध्यान रखना ये। पढ़ते हैं आगे। फिर बताइए कि जुलाई 2023 में स्वीडन में गोथिया कप जीतकर किस भारतीय क्लब ने इतिहास रचा, तो आंसर होगा मिनर्वा अकादमी। तो मिनर्वा अकादमी फुटबॉल क्लब ने इतिहास रच दिया क्योंकि ये ब्राजीलियाई टीम ऑर्डिन फुटबॉल क्लब को हरा करके स्वीडन में आयोजित गोथिया कप जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बन गया है। गोथिया कप ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अंतरराष्ट्रीय युवा फुटबॉल टूर्नामेंट है। मतलब इसमें जो चैंपियनशिप हुई वो अंडर 13 जो खिलाड़ी हैं उनके बीच हुई, इसीलिए कहा
ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अंतर्राष्ट्रीय युवा फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसमें हर साल 80 देशों के लगभग 1700 टीमें हिस्सा लेती है। इस टूर्नामेंट का पहला संस्करण 1975 में हुआ था और तब से अब जाकर के कोई भारतीय क्लब रहा है जिसने इसको जीता है। तो याद रखना, प्रश्न खुद ब खुद इम्पोर्टेंट हो रहा है। मिनर्वा अकादमी फुटबॉल क्लब ने इसको जीता। बाकी तो देखो, फुटबॉल वाला प्रश्न आता है तो हर बार फुटबॉल से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा, लेकिन 2-3 प्रश्न आपसे ज़रूर पूछूंगा। एक तो यूँ बताओ, अभी संतोष ट्रॉफी इसको किसने जीता, किसको हरा के जीता? और अभी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ये कौन से स्थान पे आ गई है और टॉप पे कौन है, ये बता दो बस आप। बाकी फीफा आप जानते ही 1904 में स्थापना होती है, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेनिटो। और फुटबॉल से संबंधित कुछ कप एंड ट्रॉफीज जैसे कि रोवर्स कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, सुब्रतो कप हो गया, डूरंड कप हो गया, आशुतोष कप हो गया और मर्डेगा कप हो गया। फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं, ध्यान रखना। ये बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली आर्मलेस महिला पैरा तीरंदाज का नाम क्या है? तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर होगा शीतल देवी। तो आपको याद है ये चैंपियनशिप हुआ कहाँ पे? विश्व पैरा तीरंदाज चैंपियनशिप ये हुआ चेक रिपब्लिक में और इसमें जम्मू कश्मीर की रहने वाली शीतल देवी, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और ये विश्व की पहली आर्मलेस महिला पैरा तीरंदाज बन गई है। मतलब इन्होंने बिना हाथ होते हुए ये यहाँ तक पहुंची ही नहीं, बल्कि इन्होंने मेडल भी जीता है। इन्होंने वो काम कर दिया जो लोग अपने 2-2 हाथ होने के बावजूद भी नहीं कर पाते। वो अपनी किसी न किसी कमी के कारण रोते ही रहते हैं या अपनी किसी हार के आगे उस कमी को रख देते हैं। तो ये जो शीतल देवी है, ये उन सब के मुंह पे एक तमाचा है, या यूं कहूँ ये उन सब के लिए एक मोटिवेशन है। अगर मान लो तो मोटिवेशन है, वरना लोग आपके लिए सब बराबर है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। एक्चुअली में आप करना क्या आप जाना कहाँ चाहते हो, इस पे सारी चीज़ें डिपेंड करती है। आपका लक्ष्य क्या है? खैर, आप इनका नाम याद रखना, यही मैं कहने वाला था, ये नाम इंपॉर्टेंट है शीतल देवी का। और एक और देवी नाम आपने सुना होगा, भवानी देवी, तलवारबाज हैं ये। अभी एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी थी ये, ब्रोंज मेडल जीता था इन्होंने। अच्छा, पार्थ सालुंखे का नाम भी न्यूज़ में था, ये भी तीरंदाज है। ये अभी युवा वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाले देश के पहले तीरंदाज बने थे। तो इनका नाम मैंने ले लिया ताकि पूछ ले कभी कि इनका संबंध किससे है, तो तीरंदाजी से है। ये ध्यान रखना आप। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने हंगरी ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया? तो बताओ मुझे कौन हो सकता है, थोड़ा सा अंदाजा लगाओ। वही एक नाम जो चलता आ रहा है, मैक्स वर्स्टपन। तो मैक्स वर्स्टपन अभी इन्होंने हंगरी ग्रैंड प्री का खिताब भी जीत लिया है। किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं सब जानते हैं, रेडबुल के हैं। लगता है इन्होंने रेडबुल कार चलाते चलाते रेडबुल ड्रिंक को भी पी लिया है, तभी तो ये कहते हैं रेडबुल गिव्स यू विंग। तभी तो जीतते जा रहे हैं, ये उड़ते जा रहे हैं, जीतते जा रहे हैं। और कहाँ के रहने वाले हैं ये? नीदरलैंड के रहने वाले हैं। और आप कह सकते हो हंगरी ग्रैंड प्री में रेडबुल की ये रिकॉर्ड 12वीं जीत है। 1-2 पॉइंट याद रख लेना, जैसे कि भारत की पहली फॉर्मूला ई रेस ये कहाँ पे हुई? हैदराबाद में। उसके अलावा अभी सितंबर में देश के पहले मोटो जीपी कार्यक्रम की मेजबानी ये करेगा उत्तर प्रदेश। कहाँ पे होगी? ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। तो अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य लाभार्थियों को स्कूटी खरीदने के लिए 1 लाख रुपए तक के बैंक लोन पर लगने वाले ब्याज पर छूट देना है। मतलब 1 लाख रुपए तक का लोन ले लो, आप स्कूटी खरीदो और उस पर आपको जो इंटरेस्ट लगता है वो नहीं लगेगा। तो ये जो है ये योजना है, ये मिशन शक्ति फेडरेशन और सामुदायिक सहायता कर्मचारियों के लिए है। मिशन शक्ति स्कूटर योजना उड़ीसा की है ये। उड़ीसा को हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो आज वीडियो को लंबा नहीं करते हुए आपको ले चलते हैं आपके टेस्ट की ओर। अब ज़्यादा बोल करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, पहले मैं आपका टेस्ट लेता हूँ। जो पहली बार अगर कोई वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बता दूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ पे शीट आ रही है। आप वीडियो को पॉज करके इनके उत्तर लगाओ, मैं आपको यहाँ पे आंसर बता देता हूँ, साथ में आपको कुछ पॉइंट्स भी बताता हुआ चलूंगा। मतलब आपका टेस्ट भी हो गया और मैंने आपको चीज़ें रिवाइज भी करा दी, है ना? कमाल का आइडिया, व्हाट एन आइडिया सर जी। तो चलो अब आंसर देखते हैं।
तो देखो, पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि भारत में पहली बार जनगणना ये कब हुई थी। तो मतलब जनगणना से संबंधित आपके प्रश्न है, जनगणना 2011 के प्रश्न अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो सारे मैं आपको रिपीट कराऊंगा। अब ऐसा नहीं है ये 10 क्वेश्चन है तो 10 में सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे, और भी क्वेश्चन है तो एक आध सेशन में हम और ले लेंगे। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा 1872। मतलब भारत की जनगणना ये शुरू होती है 1872 में, और अगर पूछे किसके कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो, लेकिन नियमित रूप से ये चालू होती है 1881, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में, देखो यही प्रश्न पूछ लिया, किसके कार्यकाल में शुरू हुई, लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। तो आंसर होगा 121.05 करोड़, 2011 के अनुसार बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है, यानी कि टोटल विश्व की जो पॉपुलेशन है उसमें भारत की कितना परसेंटेज है। तो 17.5%। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 2001 से लेकर 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि कितनी देखी गई, तो आंसर होगा 17.7%। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब ये सारे प्रश्न लगभग वही हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ये बात ध्यान रखना। किसी न किसी एग्जाम में आए हुए ये प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ। एक भी प्रश्न मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है, मैं इतना भी रख दूं सामने आपके। अगला प्रश्न देखो, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है। तो 7वें नंबर की है। प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से सुनना, वो कह रहा है स्वतंत्र भारत की कौन सी है, तो 7वीं है। वैसे तो ये 15वीं जनगणना है, दोनों मैंने आपको बता दी। अगला प्रश्न है जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है, तो आपको पता है 10 साल में। अगला प्रश्न है सेंसस 2011 के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है, सबसे ज़्यादा कहाँ की, बता ही दोगे, उत्तर प्रदेश की है, 20 करोड़ है लगभग। अब देखो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की है, तो सबसे कम किसकी है ये भी ध्यान रख लो, ये भी बता दूं मैं आपको, सबसे कम सिक्किम की है। ये हम बात कर रहे हैं राज्यों में, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें, यूनियन टेरिटरीज में, तो सबसे ज़्यादा दिल्ली की है और सबसे कम है लक्षद्वीप की। अगला प्रश्न देखो, जनसंख्या की आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो मतलब वही बात होगी, सबसे कम किसकी है, तो आंसर कर दोगे सिक्किम की है। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ का है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंस जो स्टेट है वो है बिहार। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब हो गया 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं। तो राज्यों में सबसे ज़्यादा बिहार की है, कितनी है, 1106 लोग रहते हैं। सबसे कम प्रदेश की है, मात्र 17 लोग रहते हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा दिल्ली की है, वहाँ पे कितने रहते हैं पता है, 11,320 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। इतना ज़्यादा डेंस है वो, आपको पता ही। और सबसे कम अंडमान निकोबार में है, 46 है। एक और डेटा याद रखना, देश का पॉपुलेशन डेंसिटी अगर पूछेंगे, तो हमने राज्यों की पर्टिकुलर बात करी ना, लेकिन देश की बात करें, भारत देश का पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 तो वो है 382। 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 382 लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है लिंगानुपात का अर्थ क्या है। तो आप सब जानते हो, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बताती है सेक्स रेशो को। तो कैसी लगी आपको ये आज की शीट। अभी इसमें और भी प्रश्न है, और भी प्रश्न धीरे धीरे मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, 2-3 बार लेकर के आएंगे, जिसमें लगभग सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। फिर से बता रहा हूँ, ये एग्जाम वाले ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, ताकि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे, आपको पता लगे एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे गए। अब ये शीट इतनी सी है, मैं सब चीज़ें यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ कि कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में पूछा गया, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे स्टूडेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अपने चैनल को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बस देखते हैं कितने दिन में बिना सपोर्ट के चल सकता हूँ। वो एक कहते हैं ना, गाड़ी रिजर्व में लग जाती है, तो कितने दिन चल सकती है, बाकी एक दिन तो उसे बंद होना ही है। अगर इस टाइम पे आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर किस टाइम का इंतजार कर रहे हो। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर ज़रूर करो। जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, जहाँ पर भी आप कर सकते हैं, तो अपने वीडियो को आपको शेयर ज़रूर करना है। बस आज का ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर होना चाहिए। आपके कंटेंट को अच्छा लेकर के आने की जिम्मेदारी मैंने है और शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। अभी मैं आपके कल के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन करा देता हूँ, फिर सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की तीसरी बैठक कहाँ पे हुई, तो आंसर होगा गांधीनगर में।
फिर आपसे पूछा भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ हिंद महासागर में द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया? इंडोनेशिया। फिर आपसे पूछा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम को किसने शुरू किया? IIT मद्रास। फिर आपसे पूछा देश का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा कौन सा बना? तो आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर पूछा अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 जुलाई को। फिर आपसे पूछा भी दक्षिण चीन सागर में आए तालिम टाइफून का नामकरण किसने किया? फिलीपींस ने। फिर आपसे पूछा नवा फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा 2 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। फिर पूछा नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। फिर पूछा अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया? तो आंसर होगा उड़ीसा। और फिर पूछा अभी हाल ही में AI आधारित नए भाषा मॉडल लामा 2 को लॉन्च करने की घोषणा की मेटा ने, किसके साथ मिलके? माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके। ये हमने कल के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कर लिया। बाकी क्विज आपको मिल जाएगी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। अब हम वर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन को एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा नंदिनी दास ने। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।